हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों के लिए पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा या फिर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए फ्री कक्षाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फ्री कक्षाओं के अंतर्गत मैं जो आप लोगों के लिए विषय पढ़ा रहा हूँ वो कौन सा है? हिंदी। तो हम लोग क्या है, हिंदी की अगर पिछली कक्षाओं की बात करें तो पिछली कक्षाओं में हम समास चैप्टर के लिए और वर्णमाला चैप्टर के लिए अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में चैनल की जाकर आप लोग उनके लिए देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी के अंतर्गत वो क्या है? विराम चिन्ह। अगर विराम चिन्हों की बात करें तो इस टॉपिक से सामान्यतः उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। अब यदि आपसे पूछा जाए कि विराम का मतलब क्या होता है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि विराम का मतलब होता है हिंदी में ठहराव। विराम का मतलब हिंदी में क्या होता है? ठहराव। तो क्या करना है कि हमें तो विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ पे करना है? लिखने में करता है, भाषा में करना है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि जो विराम चिन्ह होते हैं इनके प्रयोग से हमारी जो भाषा है वो क्या हो जाती है? स्पष्ट हो जाती है। हमें भाषा के लिए क्या करना है? अधिक स्पष्ट बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, सहज बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? विराम चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि विराम चिन्ह का प्रयोग हम भाषा को सरल एवं सहज बनाने में करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है तो एक आचार्य थे, ठीक है, जिनका नाम क्या है? कामता प्रसाद। कामता प्रसाद ने अपने अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या मानी है वो कितनी मानी है? 20। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बता सकते हो कितनी होती है? 20। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि अगर यदि हम बात करें पूर्ण विराम की, ठीक है, तो यदि हम पूर्ण विराम के लिए छोड़ दें तो बाकी के जो 19 विराम चिन्ह बच रहे हैं उनके लिए वो ऐसा मानते हैं कि वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है। आइए एक एक करके हम सभी विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हो सकते हैं उनके लिए हम इस कक्षा में समेटने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। अब आप लोगों से क्या करेगा कि जो क्वेश्चन करेगा उसमें दे देगा आपके लिए कि इनमें से कौन सा एक पूर्ण विराम चिन्ह का प्रतीक है। ठीक है। तो जो पूर्ण विराम होता है उसके लिए हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से ठहराव। हम क्या करते हैं अपनी बात के लिए जब स्पष्ट कर देते हैं, कह देते हैं, तो कहने के बाद में जब विराम की स्थिति में आ जाते हैं तब हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया कि मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। अब मैंने क्या करा? अपनी बात के लिए स्पष्ट करने के साथ में विराम दे दिया। अपनी बात के लिए क्या कर रहा हूँ? विराम दे रहा हूँ। विराम कैसा है? पूर्ण विराम। मैंने अपनी बात क्या कर दी? समाप्त कर दी। तो समाप्त करने के बाद मैं कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कर दूंगा? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर दूंगा। ठीक है। नंबर दूसरा जो विराम चिन्ह है हमारा वो क्या है? अपूर्ण विराम। दूसरा क्या है? अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम के लिए हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? ये क्या हो गया? अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रतीक। अब अगर यदि हम व्यवहार की बात करें तो भाषा में हम कहाँ पर करते हैं अपूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग? ठीक है। जैसे आप लोग जब निबंधों के लिए लिखते हैं तो निबंध में हम लोग क्या करते हैं? बीचों बीच में टाइटल डालते हैं। तो टाइटल डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अपूर्ण विराम का मतलब होता है कि पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहराव। जैसे निबंध लिखा हुआ है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं कि कोरोना कोरोना एक महामारी।
कोरोना एक महामारी। कोरोना एक महामारी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना के बाद में क्या कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, कोरोना के बारे में क्या कर रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं कोरोना के बाद में। ठीक है, लेकिन वो ब्रेक कैसा है, ठहराव कैसा है, कुछ समय का है। इसके बाद में हम अपनी बात के लिए पुनः आरंभ कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरे अगर उदाहरण की हम लोग बात करें, यदि हम दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, विज्ञान विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब क्या है, ये जो निबंध लिखा जा रहा है तो विज्ञान के बाद में हम क्या कर रहे हैं, विराम ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे अपनी भाषा को स्टार्ट करते हैं, वरदान या अभिशाप। तो जो विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो भी हमारा कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण विराम। तीसरे यदि विराम चिन्ह की बात करें हम लोग, तो तीसरा जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है, अर्ध विराम। अर्ध विराम। अब वही हमें तो क्या पढ़ने हैं, प्रतीक पढ़ने हैं कि अर्धविराम के लिए हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो अर्धविराम का ये क्या होता है, प्रतीक। अर्धविराम का मतलब क्या होता है कि अपूर्ण विराम से हम क्या है, थोड़ा कम ठहराव लें, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम के यदि हम उदाहरण की बात करें कि कहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं, तो आइए आपके लिए बताते हैं कि जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, किंतु उसकी संगत ठीक नहीं है। किंतु उसकी संगत ठीक नहीं है। किंतु उसकी संगत ठीक नहीं है। अब हमारे पास में क्या है, दो उपवाक्य दिए हुए हैं जो कि किसी वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत अच्छी नहीं है। किंतु उसकी संगत अच्छी नहीं है, तो राम एक अच्छा लड़का है। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, विराम ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विराम ले रहे हैं। लेकिन कैसा विराम ले रहे हैं, अर्ध विराम। कितना ले रहे हैं, अर्ध विराम। ठीक है, इसके बाद में आगे की बात के लिए हम कर देते हैं, और जब हम पूरी बात के लिए कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या है कि अगर कोई वाक्य दिया हुआ है जिसमें दो उपवाक्य हैं, पहली बात को हम क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। दूसरे उपवाक्य के लिए हम क्या है, किंतु है या फिर परंतु है, इन शब्दों से यदि जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्धविराम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए अगर चौथे नंबर पर हम लोग बात करें कि अगला जो विराम चिन्ह है वो हमारा क्या है, अल्प विराम। अल्प विराम। अल्प विराम की यदि हम बात करें तो अल्प विराम के लिए हम इस प्रकार के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसके उदाहरण की बात करें, यदि हम अल्प विराम चिन्ह के उदाहरण की यदि आपसे बात करें तो क्या है कि जब कभी भी सन लिखी जाती है, जब कभी भी क्या है, किसी सन के बारे में हमें बताना होता है, तो जो महीना होता है उसके आगे हम किसका प्रयोग कर देते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यदि आज की तारीख की बात कर ली जाए तो कितनी तारीख है, 5 फरवरी 2022। 5 फरवरी 2022। ठीक है, ये सन दी हुई है, कितनी सन दी हुई है, 5 फरवरी 2022। तो इसमें क्या है, महीना कौन सा है, फरवरी है, तो महीने के बाद में हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ठहराव बिल्कुल ना के बराबर है, हल्का सा ठहराव लिया, उसके बाद में हमने पुनः अपनी बात के लिए आरंभ कर दिया। ठीक है, यदि हम इसके दूसरे उदाहरण की बात करें, यदि इसके हम
दूसरे उदाहरण की बात करें तो जब कभी भी क्या है संख्याएं लिखी जाती हैं, जब कभी भी क्या है संख्याएं लिखी जाती हैं तो संख्याओं के बीच में भी हम क्या करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संख्याएं लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इनके बीच में क्या है, ठीक है, इनके लिए हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में कौन से चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, अल्प विराम का। संख्याओं के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। यदि क्या है 3 पर्सन दिए हुए हैं, कोई 3 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, तो उनमें क्या करते हैं, पहले और दूसरे व्यक्ति के नाम में हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण की बात कर ले रहे हैं, जैसे उदाहरण की बात कर ले रहे हैं, लिखा हुआ है राम श्याम और मोहन अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। राम श्याम और मोहन अच्छे मित्र हैं। अब क्या कर रहे हैं कि 3 पर्सन दिए हुए हैं, पहला कौन सा है, राम, दूसरा कौन सा है, श्याम, तीसरा कौन सा है, मोहन। अब हमें क्या करना है, पहले और दूसरे पर्सन के बीच में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले विराम चिन्हों की ओर। अगला जो विराम चिन्ह है, अगला जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह के लिए हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो जब कभी भी क्या है हमें प्रसन्नता होती है, ठीक है, प्रसन्नता होती है या फिर दुख होता है, तो इस प्रकार के शब्दों को व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। या फिर क्या है हम किसी चीज़ को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो आश्चर्यचकित वाले शब्द हैं उनके आगे भी हम किसका प्रयोग करते हैं, विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अगला है छठा, प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो आप सभी लोगों के लिए पता होगा कि प्रश्न सूचक चिन्ह के लिए हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो जब कभी भी क्या होता है प्रत्यक्ष प्रश्न किया जाता है, जब कभी भी क्या है प्रत्यक्ष प्रश्न किया जाता है, तो लास्ट में हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों से कहा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मेरा ये जो प्रश्न है वो कैसा है, प्रत्यक्ष है, किसी दूसरे व्यक्ति से किया जा रहा है, तो लास्ट में हम जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर 7, अगला है योजक या संयोजक चिन्ह। योजक या संयोजक चिन्ह, योजक या संयोजक चिन्ह। योजक का मतलब क्या होता है, जोड़ना, योजक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो योजक चिन्ह के लिए या फिर संयोजक चिन्ह के लिए हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं। तो जैसे क्या होता है द्वंद्व समास के जो भी उदाहरण होते हैं उस समय हमें क्या होता है कि एक शब्द यदि दूसरे का क्या है विपरीत है, तो उस समय हम जोड़ने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, संयोजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कह दिया जाए माता डैश पिता, तो इसका मतलब क्या है, माता और पिता के लिए जोड़ने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा, संयोजक चिन्ह। कौन सा हो जाएगा, संयोजक या योजक चिन्ह, ठीक है। अगला नंबर 8 है लोप चिन्ह। अगला क्या है, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह के लिए हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, लोप चिन्ह के लिए हम लोग डॉट 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 डॉट
या फिर प्लस 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 प्लस, इस प्रकार से क्या है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लोप चिन्ह का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, डॉट 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 या फिर प्लस प्लस प्लस, इस प्रकार से हम कौन से चिन्ह के लिए दर्शाते हैं, लोप चिन्ह के लिए। लोप चिन्ह का मतलब क्या होता है, हम किसी स्टेटमेंट में क्या है कुछ बातों को छिपाना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रदर्शित नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम कौन से चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, लोप चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आइए अगला नंबर 9 पॉइंट है रेखांकन चिन्ह। अगला क्या है, रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह के लिए हम किस प्रकार से बनाते हैं, रेखांकन चिन्ह में क्या होता है कि जो संयोजक चिन्ह था इसके लिए बड़ा कर देते हैं। संयोजक चिन्ह क्या होता है, दोनों के बीच में आता है, लेकिन रेखांकन कहाँ आता है, नीचे आता है। जैसे हमें क्या है, आपके सामने एक वाक्य दे दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब इस पर क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके नीचे क्या कर दे रहे हैं, अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब वही हमारा क्या कहलाता है, रेखांकन चिन्ह। जिस शब्द की ओर हमें विशेष इशारा हम प्रकट करते हैं तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, रेखांकन चिन्ह। आइए अगला बढ़ते हैं। अगला है लाघव, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह के लिए हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लाघव चिन्ह का प्रतीक क्या है, जीरो आप लोग समझ सकते हैं या फिर उस प्रकार समझ सकते हैं। इसके यदि हम उदाहरण की बात करें कि लाघव चिन्ह का मतलब क्या होता है, तो लाघव चिन्ह का मतलब होता है छोटा। कोई भी शब्द लिखा हुआ है उसके लिए हम क्या कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है प्रोफेसर, लिखा हुआ है प्रोफेसर, तो प्रोफेसर के लिए हम क्या कर देंगे, छोटा करना चाहें तो किस प्रकार से लिख देंगे, प्रो, और इसके आगे क्या चिन्ह लगा दिया, लाघव चिन्ह। ऐसे यदि बात करें हम, लिखा हुआ है आपके सामने डॉक्टर, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है डॉक्टर। आप लोगों के सामने यदि हम बात करें, क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है डॉक्टर। डॉक्टर का यदि हमें क्या करना है, डॉक्टर का हमें क्या है, छोटा रूप लिखना है, तो छोटे रूप लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, लाघव चिन्ह का। और लाघव चिन्ह के प्रयोग करने के बाद में हम किस प्रकार से इसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सभी क्या है, लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग हम किसी भी शब्द को छोटा करने में करते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हंस या त्रुटि चिन्ह, अगला जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है, हंस या त्रुटि चिन्ह। हंसपद या त्रुटि चिन्ह, हंसपद या त्रुटि चिन्ह के लिए हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसके यदि हम उदाहरण की बात करें कि इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो यदि क्या होता है कि कभी कभी लिखते समय हम कोई शब्द का लोप कर देते हैं, किसी शब्द के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, बाद में यदि हमें ध्यान आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखने के लिए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हंस या त्रुटिपन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि राम एक विद्यार्थी है, राम एक विद्यार्थी है। ठीक है, लेकिन इसके बाद में मुझे ध्यान आया कि राम जो विद्यार्थी है वो कैसा है, अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अच्छा शब्द लिखने के लिए भूल गया था। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए त्रुटि चिन्ह के साथ में लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, त्रुटि चिन्ह या फिर हंस पद के साथ में इसके लिए क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हंस या त्रुटि चिन्ह। आइए आगे बात करते हैं। अगला जो 12वें नंबर का विराम चिन्ह है, अगला जो 12वें नंबर का विराम चिन्ह है वो हमारा कौन सा होगा, उद्धरण, उद्धरण या अवतरण, उद्धरण या अवतरण
विराम चिन्ह, उद्धरण या अवतरण विराम चिन्ह। उद्धरण या अवतरण विराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो सबसे पहले तो हम इसके प्रतीक की बात कर ले रहे हैं। तो इसके प्रतीक के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं, या फिर इस प्रकार से हम लोग इसे लिख देते हैं, या इस प्रकार से हम इसके लिए लिख देते हैं। ठीक है, इसके लिए बोलते हैं एकल अवतरण चिन्ह, और इसके लिए बोलते हैं डबल अवतरण चिन्ह, अर्थात दोहरा अवतरण चिन्ह। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो आपके लिए समझाते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। जैसे क्या है कि यदि हमें किसी कवि का उपनाम लिखना है, हमें क्या करना है, किसी कवि का उपनाम लिखना है, तो उपनाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो उपनाम है उसके साथ में कौन सा चिन्ह लगा देते हैं, उद्धरण या अवतरण चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन कौन सा वाला? एक गहरा वाला। जैसे आपके लिए पता है कि सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, हम सभी लोगों के लिए पता है कि इनका जो उपनाम है वो कौन सा है? निराला है। इनका उपनाम क्या है? निराला है। तो उपनाम लिखने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा देते हैं? एकल अवतरण चिन्ह। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यदि हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, वात्स्यायन अज्ञे। अब हम लोगों के लिए पता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, इनका जो उपनाम है, ठीक है, वो क्या है? अज्ञे है। तो उपनाम लिखने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? अवतरण चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। लेकिन कौन से वाले? एकल अवतरण चिन्ह का। तो एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? किसी भी कवियों का उपनाम या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है उसका यदि हमें उपनाम लिखना है तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं? अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अगले जैसे उदाहरण की बात करें, ठीक है, दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ठीक है, तो किसी का यदि स्टेटमेंट है, यदि किसी का क्या है? स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? बताना है। तो बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डबल अवतरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपके सामने लिखा हुआ है सुभाष चंद्र, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, हल्का सा क्या लिया? विराम लिया। अल्प क्या लिया? विराम लिया। अब इन्होंने क्या कहा था? ठीक है, इनका क्या है? स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट के लिए हम किससे दिखाते हैं? अवतरण चिन्ह में। वो भी कौन से वाले से? दोहरे अवतरण चिन्ह से। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, अब क्या है? इनका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? समाप्त हुआ। तो स्टेटमेंट को समाप्त करने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग कर देंगे? अवतरण चिन्ह। ठीक है, इसमें भी कौन सा वाला आ जाएगा? डबल अवतरण चिन्ह। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर का जो विराम चिन्ह है, नंबर 13, वो कौन सा हो जाएगा? पुनरुक्ति, पुनरुक्ति विराम चिन्ह, पुनरुक्ति विराम चिन्ह।
अब आपसे पहले तो प्रश्न यही पूछ लेगा कि पुनरुक्ति विराम चिन्ह के लिए हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो पुनरुक्ति विराम चिन्ह के लिए हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, यदि क्या है कभी कभी रिपीटेशन होता है तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यदि उदाहरण की बात करें, फॉर एग्जाम्पल यदि हम किसकी बात करें, उदाहरण की बात करें, लिखा हुआ है कि सोहन कक्षा 7 का छात्र है। सोहन कक्षा 7 का छात्र है। मैंने अपनी बात के लिए क्या करा, फिनिश किया। तो फिनिश करने के बाद में मैंने विराम लेने का मतलब है कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कर लिया, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब उसी कक्षा में क्या है, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, मोहन हो सकता है कि मोहन। ठीक है, वो भी क्या है, कक्षा 7 का ही छात्र है। तो हमें क्या है, रिपीटेशन से बचना है। तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। कौन से चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं हम, पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, आइए अगला जो विराम चिन्ह है वो है वैकल्पिक 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 चिन्ह। अगला जो विराम चिन्ह है वो कौन सा हो जाएगा, वैकल्पिक विराम चिन्ह। वैकल्पिक का मतलब आप लोग समझते ही हैं, ऑप्शन। ठीक है, या तो ये या तो वो। तो इसके लिए हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से इसके लिए प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण की बात कर लें, ए या बी में से कोई सही है, कोई सही है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, विकल्प की बात कर रहे हैं। या तो ए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, बी हो सकता है। तो जब हम वैकल्पिक रूप की बात करते हैं तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वैकल्पिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो विराम चिन्ह है 15वें नंबर का जो विराम चिन्ह है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। अगला कौन सा है, तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। तुल्यता सूचक का मतलब क्या होता है, तुल्यता सूचक का मतलब होता है तुलना। मतलब क्या कर रहे हैं, हम बराबर दिखा रहे हैं। तो बराबर दिखाने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये किसका प्रतीक हो जाएगा, तुल्यता सूचक का। फॉर एग्जाम्पल यदि हम उदाहरण की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि यदि x प्लस वाई, इसका मान कितना है, 10 है। इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो तुल्यता सूचक क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, बराबर के लिए हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है, कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह कोष्ठक चिन्ह कोष्ठक चिन्ह के लिए हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। कोष्ठक का मतलब होता है ब्रैकेट, अंग्रेजी में इसके लिए क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट वाला साइन होता है इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कोष्ठक चिन्ह। हमारे पास में क्या है, कोई बात लिखी हुई है। ठीक है, बात में क्या है, कोई एक शब्द ऐसा आ गया, कोई वाक्य लिखा हुआ है, वाक्य में कोई एक शब्द ऐसा आ गया जिसके लिए हमें क्या है और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोष्ठक चिन्ह लगाकर उसके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, नंबर 17 दीर्घ चिन्ह। अगला क्या है, दीर्घ चिन्ह। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा।
स्वरों के अंतर्गत आपके लिए बताए थे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो जिनके लिए बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उसके लिए क्या बोलते हैं, दीर्घ वर्ण। ठीक है, तो जो दीर्घ चिन्ह है उसका प्रतीक क्या हो जाएगा, एस के टाइप की आकृति, वो क्या हो जाएगी हमारी दीर्घ चिन्ह। दीर्घ चिन्हों का हम प्रयोग क्या कहाँ करते हैं, छंदों में। 2 मात्राएं लगाने के लिए हम किसका प्रयोग कर देते हैं, दीर्घ चिन्ह का। अगला जो नंबर है 18 नंबर, वो किसका है, अगला है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक का मतलब क्या होता है कि जब हम कभी भी क्या है किसी नाटक के लिए लिखते हैं तो नाटक का यदि हम अंक क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, तो जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, समाप्ति सूचक। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसकी जब समाप्ति होती है तो समाप्त होने के बाद में इस प्रकार का साइन बना रहता है, इस प्रकार का साइन बना रहता है। इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या बोलते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह। अगला जो चिन्ह है, अगला जो विराम चिन्ह है वो हमारा कौन सा है, अगला जो विराम चिन्ह है वो हमारा है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। ठीक है, यदि हम विवरण चिन्ह के प्रतीक की बात करें तो विवरण चिन्ह हमारा कौन सा हो जाएगा, विवरण चिन्ह के लिए हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। विवरण चिन्ह के लिए हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जब हमें क्या होता है, कभी भी किसी के भेद बताने होते हैं तो भेद बताने के लिए हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, उदाहरण के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो भेद बताने के लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो लगा दिया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण विराम चिन्ह थे वो आज की कक्षा में क्या हो गए, समाप्त हो गए। अगली की कक्षा में आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अगली कक्षा में हम आप लोगों के लिए हिंदी का अगला कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि कल यानी कि 6 फरवरी 2022 के लिए मैं आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 38 क्वेश्चनों का एक जीएस का टेस्ट लेकर आऊँगा जिसके लिए आप लोगों के लिए सॉल्व करना है। धन्यवाद।